Good morning, all. Today, I'm just going to read the chapter 4 of Class 6 English NCERT Honeycomb book. The chapter 5th name is Quality. So, today we will read the chapter Quality of Class 7th, and in this chapter, we read about the importance of quality and what is the value of the quality in your life. So, we will start the chapter from before you read. Can a shoemaker be called an artist? If yes, he has same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. क्या एक शू मेकर जो है उसको हम लोग आर्टिस्ट बुला सकते हैं? हाँ, अगर वो इफ़ ही हैज़ अगर हाँ वो रखता है सेम स्किल वही स्किल और प्राइड इन हिज प्राइड एंड ट्रेड अपने काम में अपने व्यवसाय में जैसा कि अदर आर्टिस्ट रखते हैं एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू और वो अपने काम के लिए वो रिस्पेक्ट रखता हो जो अदर लोग अपने काम के लिए रखते हैं. डजेंट मैटर वो अगर शू मेकर है या क्या है उससे मैटर नहीं करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो. बट ये है कि आपको उस काम को एक आर्टिस्ट के फॉर्म में करना चाहिए. इट मीन कि आपके लिए आपका वर्क आपकी वर्शिप होनी चाहिए. लाइक दैट दिस इज़ द थिंग. मिस्टर कैसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन. मिस्टर कैसलर जो है एक जर्मन शू मेकर है जो सेटल्ड है इन लंदन में. इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है. रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. रीड द स्टोरी. आओ स्टोरी को पढ़ते हैं, देखते हैं देखते हैं कि हाउ ही डिवोट कि कैसे वो डिवोट कर रहे अपनी लाइफ को टू हिज आर्ट. अपनी जो उनकी आर्ट है, जो आर्ट मेकिंग है, उनकी शू बनाने की जो कला है उनके अंदर, जैसे वो शू बनाते हैं तो दिस इज़ ना जैसे एक आर्टिस्ट को पिक्चर को डेकोरेट करता है, समझ में आ रहा है, वैसे ही वो अपने काम को एक वर्शिप की तरीके से पूरे अच्छे से मन से करते हैं. सो जो वो उनकी वो आर्ट है उनके वर्क को करने की, उसमें हम लोग देखेंगे कि वो कितना अपनी लाइफ को डिवोट करते हैं. वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट द चैप्टर क्वालिटी नाउ. I know him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. मैं उन्हें जानता हूँ अपने ज़माने के दिनों से एक्सट्रीम जब मैं यंग था. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, चूँकि मेरे पापा के जो बूट्स थे वो वही बनाते थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो रहते थे कहाँ रहते थे? अपने एल्डर ब्रदर के साथ उसी शॉप पे, अपनी शॉप पे, which was in a small bar street in a fashionable part of London. जो लंदन के फैशनेबल जो पार्ट ऑफ लंदन है वहाँ पे एक बार स्ट्रीट, एक छोटा सा गली के पास ही जो शॉप थी वहाँ पे वो रहते थे. द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन. उस शॉप पे कुछ एक सर्टन सा कुछ छोटा सा डिस्टिंक्शन लिखा था. क्या था? देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ कैसलर ब्रदर. उस पर कोई साइन नहीं, शॉप पे जो था ना कोई मार्क नहीं था. जैसे शॉप पे होता है ना पूरा होल्डर वगैरह लगा, पूरा होल्ड वगैरह लगा हुआ होता है, पूरा अच्छे से डेकोरेट होता है, साइन होता है, मार्क होता है. बहुत सारी पब्लिक ना उसको प्रचार करने के लिए, उसके लिए शो ऑफ काफ़ी चीज़ें होती है. बट इनकी शॉप पे कुछ नहीं था. क्या था? क्या लिखा होता? सिर्फ नेम ऑफ कैसलर ब्रदर. शॉप पे का नाम था कैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और जो विंडो थी वहाँ पे कुछ पेयर्स थे बूट्स के. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर. वो सिर्फ वही शूज़ बनाते थे जो उनको ऑर्डर किया जाता था. एंड वॉट ही मेड फेल्ड इट टू फिट. और जो वो बनाते थे ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट. वो कभी भी फेल नहीं होता था फिट होने में. इट मीन्स कि वो जो भी बनाते थे वो परफेक्ट बनाते थे. देयर इज़ नो चांस टू बी फेल्योर और इम्परफेक्टनेस, अनफिटनेस इन मेकिंग ऑफ द शूज़ दैट ही हैव मेड. इट मीन्स कि वो जो भी जूते शूज़ वगैरह बनाते थे उसमें कोई चांसेस ही नहीं थे, कोई गलती का गुंजाइश नहीं रहती थी. टू मेक बूट्स सच बूट्स as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. To make boots को बनाना, such boots as he made, जैसे बूट्स वो बनाते थे, seem to me मुझे ऐसा लगता था तब, still seems to me और अभी भी मुझे लगता है, mysterious and wonderful means how perfectly, कितना परफेक्टली वो अपने काम को करते थे कि उनका जो शूज़ था ना जो वो बना के बूट्स को देते थे एकदम मिस्टीरियस एंड वंडरफुल होता था, एकदम परफेक्ट बनाते थे. आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग out to him
माई यूथफुल फूड्स। जब मुझे याद है वो रिमार्क जो मैंने उनको राइफल किया था एक दिन अपने यूथफुल टाइम में, यूथफुल फूड पे। Isn't it awfully hard to do, मिस्टर गैसलर? क्या ये बहुत ज़्यादा हार्ड या मुश्किल नहीं लगता है मिस्टर गैसलर, आपका जो काम आप करते हैं? ये बोल रहे हैं राइटर। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम द आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड इड एंड अर्ड। इट मीन्स तो वो आंसर करते हैं ये कहते हुए एक सडन मतलब एक अचानक से चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना, खुशी वाली, लाइक दैट, प्यारी साली। वो स्माइल उनके चेहरे पे आती है फ्रॉम द आउट ऑफ रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उनके बियर्ड में से जो रेड थी। एंड उसमें उन्होंने बोला था इट इज़ एन आर्ट। इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ जर्मन वर्ड, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इट इज़ एन आर्ट। ये जो शू मेकिंग का जो वर्क है, जो काम करते हैं ये बूट मेकिंग का, वो एक आर्ट है, एक कला है। और जब आप किसी आर्ट में इंटरेस्ट रखते हो ना, तो आपके लिए चीज़ें ना बोर नहीं होती, वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है, और जब वहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है वो एक आर्ट हो जाती है। और जब आपका आर्ट होता है, आप इंटरेस्टली किसी चीज़ को करते हो, तो वो चीज़ आपको प्लीज़र देती है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। ऐसा पॉसिबल नहीं था कि बार बार उनके शॉप पे जाऊँ या बार बार मिलूँ। बूट्स लास्टेड टेरेबली लास्टेड। इट मीन्स कि उनके जो बूट्स वो बनाते थे वो काफ़ी टाइम तक चलते थे। इट मीन्स काफ़ी लॉन्ग टाइम, एकदम टिकाऊ टाइप के था बूट्स जो भी बनाते थे, मतलब इतना जल्दी वो टूटते ही नहीं थे कि मुझे जाना पड़े। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इनटू देम। वो जो बूट्स बनाते थे, हैविंग समथिंग बियॉन्ड, वो एकदम टेम्पररी से अलग होता था, मतलब एकदम यूनिक पीस बनाते थे। सम एसेंस बूट्स स्टिच इनटू देम, इतने अच्छे से स्टिचिंग करते थे, इतना अच्छे से उसमें सारे प्रोडक्ट लगाते थे कि वो एकदम यूनिक बनता था। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on single wooden chair waited. One went in, एक दिन गया अंदर में, and not into the most shops, जो most shop पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो वहाँ पे जाता था, but restfully आराम से वहाँ पे बैठा मैं। As one enters a church, ऐसा लगता था कि जैसे आप चर्च में जा, वो ना वर्शिप टाइप का, अगर हम अपने वर्क को ले लेते हैं ना, तो वो हम उस चीज़ को अगर आर्ट मान रहे हैं, उसको अपनी वर्शिप ले रहे हैं, तो जिस जहाँ पे हम कर रहे हैं वो हमारी पूजा हो गई। तो उसी तरीके से करेंगे, तो लगता था कि एज वन एंटर्स अ चर्च, उनकी शॉप पे एंटर करना लाइक लगता था कि चर्च में एंटर कर रहे हैं। सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर बैठे, और वहाँ पे एक वुडन लकड़ी का चेयर पड़ी थी, वहाँ पे वेट करने लगा मैं। गटरल साउंड, गटरल मीन्स होता है हार्श मतलब काफ़ी तीखी सी आवाज़, साउंड एंड टिप टैप of his slippers beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without coat, a little man in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। अब क्या होता है कि गटरल मीन साउंड होता है, मतलब अजीब सी आवाज़ आती है, और टिप टैप जैसे कट कट बोलते हैं ना, ऐसे उनके स्लीपर्स की आवाज़ होती है। बीटिंग द नैरो वुडन, जो लकड़ियों की जो सीढ़ियाँ उससे उतरते हुए आते हैं, वो स्टैंड सामने खड़े होते हैं बिना कोट वगैरह पहने। लिटिल बैंड मतलब थोड़ा सा झुके होते हैं, और लेदर का एप्रॉन, वो लेदर का कुछ पहन रखा है उन्होंने, एप्रॉन, एंड स्लीव्स टर्न इन बैक, और अपनी स्लीव्स को बैक करते हुए एन ऑकवर्ड वे में फ्रॉम ड्रीम ऑफ वुड। ऐसा लगता है कि जैसे ना अभी जो उतर के आना, जैसे लग रहा है अभी भी वो नींद में है, और अभी भी वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी ड्रीम में खोए हुए हैं उस बूट्स बनाने के, ऐसा उनको देख के लग रहा है। एंड आई वुड से, और मैंने कहा, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, आप कैसे हो मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स, लेदर जो है उसके बूट्स बना देंगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन शी केम, बिना मेरे से एक शब्द भी कहे वो दोबारा रिटर्न हो गए, मतलब जैसे वो आए थे वैसे चले गए, व्हेन शी केम, जहाँ से वो आए थे, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the essence of his trade. Soon he would come back. It means कि without and into the other portion, और जो other portion था शॉप्स के उधर चले गए, and I would continue to rest in the wooden chair, और हम
जो मैं था ना वहाँ वुडन चेयर पे जो बैठा था वहीं बैठा था, इनहेल कर रहा था, एसेंस जो स्मेल आ रही थी वहाँ से। जब शूज़ वगैरह कहीं बनते हैं ना तो एक अलग टाइप की वुडन की वो जो लेदर होता है उसकी स्मेल होती है। जस्ट बिकॉज इज सेइंग कि जो लेदर की स्मेल है उसको वो जो काफ़ी देर से ले रहे थे और उससे सोच रहे थे कि सून ही वुड कम। उनको लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उनके हाथों में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का पीस था, उसको लेके आते हैं। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट एंड ही वुड रिमार्क, उनकी आइज उस लेदर का पीस जो वो गोल्ड में लेके आते हैं उसको देख रही होती है और वो क्या रिमार्क करते हैं, और ए ब्यूटीफुल पीस, कि मतलब ये क्या ना निकलता है मेरे मुँह से कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कि कितना ब्यूटीफुल पीस है ये। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, मैं इसको कब मतलब मैं उसे कैसे इतना एडमायर करूँ। ही वुड स्पीक अगेन, वो दोबारा बोलते हैं। व्हेन डू यू वॉन्ट देम, मतलब आपको ये जो है ना यहाँ पे देम मतलब शूज़ के लिए डेम है, जिससे जर्मन वर्ड जिसका इंग्लिश में मीनिंग होगा देम। ये जो है ना ये वर्ड जो लिखा है ये जर्मन है, इसका मतलब होता है कि व्हेन यू वांट टू नो और गेट द शूज़, तो वो कहते हैं। तो मैं बोलता हूँ एंड आई वुड आंसर, और मैं आंसर करता हूँ ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, कि जितनी जल्दी आप आराम से मुझे दे सकें। एंड ही वुड से, उन्होंने कहा टुमारो फॉर नाइट, इट मीन्स कि फोर्थ नाइट मीन्स होता है कि यहाँ पे वो बोल रहे फोर्थ नाइट मतलब 10-15 दिन का, वो जो 14 दिन का पीरियड होता है उसको बोलते हैं फोर्थ नाइट। तो बोलते हैं कि हाँ कल से फोर्थ नाइट मतलब 15 दिन बाद। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, तो उन्होंने बोला कि अगर और अगर इफ़ ही वर एल्डर ब्रदर, अगर उनके बड़े भाई होते तो आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं उनसे अपने ब्रदर के बारे में और कुछ पूछता। देन आई वुड मरबत, तो मैंने कुछ बुला के बोला, क्या बोला, धीरे से मैंने बोला थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर कैसलर, और उनके कैसलर को। एंड ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और वो हाथ में जो लेदर था उसको देख के, उसको हाथ में लिए वो बस उसको देख के स्माइल कर रहे हैं। एंड एज आई मूव टू डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ ए स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ वुड, कि वो अपने बूट्स मेकिंग के ड्रीम में खोए हुए टिप टैप साउंड, कि उनके बूट्स के साउंड जो आ रही है उसको वो अपने मतलब बूट्स से चलते चलते स्टेयर से अप मतलब सीढ़ियों से वो ऊपर की तरफ वो जाने लगे। एंड बूट्स बनाने के सपनों में दोबारा खो गए। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं, आई कांट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से हिम मिस्टर गैसलर द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो आई काइंट फॉरगेट, मैं उसे कहना कैसे भूल सकता हूँ कि जो दैट डे, उस दिन ऑन विच आई हैड ओकेजन, एक ओकेजन पे टू से दे हूँ, मैंने उनसे कहा मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स, जो लास्ट पेयर जो बूट्स मैंने आपसे लिया था, क्रीक यू नो हल्का सा क्रीक कर रहा है, क्रीक करने में तो चुभ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, it shouldn't a creaked, it means it should not have a creak, उसमें क्रिक आ ही नहीं सकता भाई। ये वो कह रहे हैं, ही लुक्ड एट मी, उनको मेरी तरफ ऐसे देखते हैं फॉर अ टाइम, कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए, बिना रिप्लाई किए हुए, एज इफ़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे से, कि मैंने जो बोला है और जो क्वालिफाई किया है जो चीज़ को, स्टेटमेंट को, देन सेड, उसको उस पर वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इट डिड, आई एम अफ्रेड, उनका ये कहना ना, ऐसे उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली इस बात को बोला, इतने विश्वास के साथ बोला कि इट हाँ इट डिड, आई एम अफ्रेड, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे एक सेकंड के लिए मैं डर सा गया, मतलब ऐसा लगा कि जैसे उनकी बात ज़्यादा सही है। यू गुड दैम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, इट मीन्स यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, तो मतलब आप उन्हें लाइएगा बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, आपको जो मिले ना उसके पहले आप लाइएगा, मुझे दिखाइएगा। आई डोंट थिंक सो, मैंने सोचा ऐसा तो नहीं है। एट दैट ही लोवर्ड हिज आई, और उन्होंने एट दैट ही लोवर्ड हिज आई, उसने अपनी आंखों को नीचे किया, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बूट्स के बारे में सोच रहे हैं जो बूट्स उन्होंने मुझे दिया था। आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग्स, मैंने सॉरी फील की खुद में कि मैंने क्यों मैंशन किया इस चीज़ को, शायद ये इतना ज़रूरी नहीं था, शायद काम चल सकता था बिना कहे हुए। जेन डेम बैक ही सेड आई विल लुक एट देम, जेन डेम बैक का मतलब होता है यहाँ पे
कि जेन देम बैक, मतलब जब आपके पास ये चीज़ जब जाना तो आप ले आना। आई विल लुक एट देम, देम मतलब देम, मैं देखूँगा। ये जो बीच बीच में वर्ड्स जो अलग अलग स्पेलिंग दे रखी है, दिस इज़ अ जर्मन वर्ड, और जर्मन वर्ड जो होता है ना उसमें उसका इंग्लिश में जो मीनिंग है और उसको यहाँ पे बीच बीच में जर्मन वर्ड डाला गया है और उसका इंग्लिश मीनिंग जो वो आपको बताते चल रहे हैं। जूम बूट्स, बूट्स ही कंटिन्यू स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ़ आई डू नॉडिंग विद देम आई टेक देम ऑफ यू वेल। इट मीन्स कि जूम बूट्स, वो जो बूट्स हैं, ही कंटिन्यू स्लोली, वो धीरे से बोलते हैं। हाँ तो बूट्स फ्रॉम वर्ड, वो बूट्स कैसे वर्ड हो सकते हैं? इफ़ आई कैन डू नॉडिंग विद देम, और वो अपना सर हिला के, मतलब कैसे हो सकता है? वो सोच रहे हैं। आई टेक देम ऑफ माई विल, मैंने अपना बिल लिया। एंड उसके बाद वहाँ पे जो राइटर हैं वो सोचने लग जाते कि मैंने क्यों बोल दिया था, मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, और जो भी अगर था तो शायद मैं बाद में कह देता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। राइटर जो ये सोचते हैं एंड मिस्टर गेसलर की शॉप पे बिल पे करते हैं, एंड उसके बाद का बस टुडे फॉर दिस, और आज के लिए इतना ही, एंड आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।